हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मधु यादव GGIC प्रयागराज से 11th क्लास की केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनकी स्टडी हम लोगों ने करी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री के बेसिस पर ये सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम लोग कुछ और टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्तीर्ण एवं गहन गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निकाय की अवस्था को, फिर अवस्था फलन एवं पथ फलन क्या होता है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आंतरिक ऊर्जा को, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और कार्य को, और लास्ट में आज हम लोग ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विस्तीर्ण एवं गहन गुण। इसे हम लोग एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा और इंथैल्पी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे कि देखिए द्रव्यमान और आयतन ये तो मात्रा को ही बता रहे हैं। उसी तरीके से आंतरिक ऊर्जा, बच्चों जितने भी तरह की ऊर्जा होती है वो सभी ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ऊर्जा आप लोग याद करिए, आइंस्टाइन का इक्वेशन याद है, E क्या होता था, m/c²। तो देखिए यहाँ पर E जो है वो m पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो E का मान चूंकि m पे डिपेंडेंट है इसलिए हम लोग ऊर्जा को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा के बाद है इंथैल्पी। इंथैल्पी भी एक तरह की ऊर्जा ही है, तो जितनी भी ऊर्जा होंगी वो सभी की सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट है गहन गुण, वह गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं करते हैं, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ताप, घनत्व, दाब आदि। किसी भी सिस्टम को अगर आप ले लीजिए तो उसका जो ताप होता है, ताप कभी भी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास ये एक बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल में लिक्विड भरा हुआ है, तो इसका जो लिक्विड है, अगर हम इस लिक्विड की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है और जो इसका आयतन है, वो तो आयतन जैसे इसकी मात्रा ही बता रहा है कि कितना इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है वही इस पूरे सिस्टम का भी टेम्परेचर होगा। और अगर हम इस लिक्विड को आधा निकाल के किसी दूसरे सिस्टम में, किसी दूसरे बर्तन में रख दें तो भी क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। दूसरे बर्तन में भी इस लिक्विड का वही टेम्परेचर रहेगा जो कि इस बर्तन में है, लेकिन आयतन क्या हो रहा है? आयतन चेंज हो जा रहा है। आयतन अब क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो आयतन क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ जो कि मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ताप जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, उस ताप जो है वो मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरह से घनत्व है, जो इस लिक्विड का घनत्व होगा, अगर हम इसको दूसरे बर्तन में या दूसरी बॉटल में इसको हम ट्रांसफर कर दें तो तब भी क्या होगा? डेंसिटी उसकी बराबर ही रहेगी। जो डेंसिटी इसमें है वही डेंसिटी दूसरी बॉटल में भी रहेगी। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक हमने क्यूब को, एक हमने मतलब एक सिलेंडर जैसा ले रखा है
और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। इसका अपना कुछ आयतन है और इसका कुछ टेम्परेचर है जो कि हमने फिक्स कर रखा है। अब हमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को हमने हाफ मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आयतन क्या होगा, V/2 हो जाएगा और ये भी V/2 हो जाएगा। लेकिन पूरे सिस्टम का टेम्परेचर तो T/2 नहीं होगा, टेम्परेचर तो एज इट इज ही रहेगा, भले ही हम इसको हाफ कर दिए हैं तो क्या। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि 2 विस्तीर्ण गुणों का अनुपात एक गहन गुण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए घनत्व है, तो घनत्व क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। घनत्व का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, D = क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास देखिए और वॉल्यूम को देखिए, ये क्या है, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जिसका कि एग्जाम्पल है घनत्व। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निकाय की अवस्था, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जैसे हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को कैसे बताएंगे। कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम है तो उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो जब अगर किसी सिस्टम का हमको ये सारे वेरिएबल्स पता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम इस फिक्स स्टेट में है। जैसे एक तंत्र उस समय एक निश्चित ऊष्मागतिकी अवस्था में स्थित माना जाता है जबकि उसके समस्त मापनीय गुणों के मान सुनिश्चित होते हैं। मतलब किसी भी स्टेट को, किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो फिक्स होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर उसका कोई भी एक वेरिएबल चेंज होगा तो सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा। फिर है अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। किसी तंत्र की एक विशिष्ट अवस्था को परिभाषित करने के लिए जिन कारकों को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है उन्हें अवस्था फलन कहते हैं। इसी के साथ में ही पढ़िए पथ फलन यानी कि पाथ फंक्शन। कुछ ऊष्मागतिक गुणों के मान उस अवस्था को प्राप्त करने वाले पथ पर निर्भर करते हैं, उन्हें पथ फलन कहते हैं। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझने की कोशिश करिए कि स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि बस किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं, जबकि जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो कोई भी सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किस पथ के थ्रू, किस रूट के थ्रू या किस पाथ को फॉलो करके गया है, उन सभी वेरिएबल्स को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा सिस्टम है ए पॉइंट से चला, मतलब सिस्टम जो हमारा ए, उसकी स्टेट थी ए और ये गया बी स्टेट में। तो सिस्टम का जो ताप, दाब, आयतन P, V, T, संगठन N, तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है कि इसके ये सभी वेरिएबल्स फिक्स हैं। इनमें से कोई भी एक वेरिएबल को अगर हम चेंज कर देंगे तो सिस्टम अब क्या होगा, हमारा दूसरी स्टेट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर को चेंज करेंगे सिस्टम जो है वो बी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन सिस्टम जो है इसकी ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ स्टेट 1 और स्टेट 2 पर डिपेंड करते हैं, ना कि इस पाथ पर डिपेंड करते हैं। जब भी हम ताप को कैलकुलेट करते हैं तो हम इनिशियल टेम्परेचर देखते हैं और फाइनल टेम्परेचर को देखते हैं। उसी तरीके से जब भी हम दाब को देखते हैं तो इनिशियल प्रेशर कितना था, मतलब कि
स्टेट ए में प्रेशर कितना था और स्टेट बी में प्रेशर कितना था, यही हम देखते हैं। तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनमें हम सिर्फ चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चेंज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू T2 माइनस T1। तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके आगे हमेशा डेल्टा लगा रहता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन होंगे। अब पाथ फंक्शन की अगर बात करें तो सिस्टम अगर हमारा ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा है तो इसके दो रूट हैं, या तो वो डायरेक्ट ही जाए और या फिर थोड़ा सा मूव करके जाए। तो पाथ फंक्शन में एग्जाम्पल क्या है? कार्य और ऊष्मा, हीट एंड वर्क। तो अगर मान लीजिए सिस्टम हमारा इस पाथ से जाता है तो यहाँ पर इसको कम कार्य करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दूसरे पाथ को चूज करता है तो यहाँ पर इसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए कार्य को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंडेंट होता है। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में वर्क और हीट ही ऐसे हैं जो कि पाथ फंक्शंस होते हैं। बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सभी ही स्टेट फंक्शंस होते हैं। और स्टेट फंक्शन को आप जिनके सामने भी डेल्टा लगा रहेगा उससे आप पता कर लेंगे कि ये स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन में हमेशा हम चेंज को कैलकुलेट करते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में चेंज कितना हुआ, दैट इज द स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी जरूर होगी। देखिए, प्रत्येक निकाय में एक निश्चित ऊर्जा उपस्थित रहती है जिसे निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी रासायनिक प्रकृति, उसकी मात्रा, ताप, दाब और आयतन पर निर्भर करती है। निर्भर करती है तो क्या हो गया? अतः आंतरिक ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, यानी कि स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आंतरिक ऊर्जा को हमेशा हम इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन से ही कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने सिस्टम लिया है, सिस्टम हमारा ए कंडीशन में था, ए कंडीशन से हमने कोई भी एक वेरिएबल को चेंज किया तो सिस्टम हमारा बी कंडीशन में आ गया। तो प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा मान लीजिए U1 थी, तो अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा हमने मान लिया कि U2 है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अब यहाँ हमें परिवर्तन चेंज को देखना है। तो चेंज क्या है? डेल्टा U विल बी U2 माइनस U1 होगा। और यहाँ देखिए डेल्टा लगा है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको देखिए। निकाय के संकुचन में आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि निकाय के संकुचन में, संकुचन मीन्स क्या होगा? कंप्रेस हुआ। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई पिस्टन है, उसमें गैस भरी हुई है और पिस्टन को ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने पर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, यानी कि उनके बीच में जो प्रभावी टक्कर है वो बढ़ जाएगी। और कोलिजन बढ़ने के कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसीलिए संकुचन में आंतरिक ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ा हमें मिलता है। निकाय के प्रसार में आंतरिक ऊर्जा का मान घट जाता है। प्रसार का क्या मतलब है कि अब हमारा जो ये सिस्टम है ये एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा था अब वो प्रेशर नहीं लगा रहा है। तो प्रेशर कहाँ से लग रहा है? हमारा जो सिस्टम है
वो पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा है और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही है, गैस का प्रसार हो रहा है और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अब इन्हें ज्यादा जगह मिल गई है, तो अब टक्कर उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होगी, इसीलिए प्रसार में आंतरिक ऊर्जा का मान घट जाता है। आंतरिक ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है आंतरिक ऊर्जा का मान ताप पर ही निर्भर करेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने हीट लगा दी, ठीक है, इस सिस्टम को हम कंटिन्यूअसली हीट दिए जा रहे हैं, तो हीट देने पर क्या होगा, ताप बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। हम सिस्टम को हीट दिए जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी। समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा टी 0 होगा, और यदि डेल्टा टी 0 है मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो भी 0 होगी। ताप में कोई परिवर्तन नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं है, मीन्स कि जो आंतरिक ऊर्जा पहले थी वही आंतरिक ऊर्जा बाद में भी रहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारा सिस्टम होता है वो सराउंडिंग से एनर्जी का एक्सचेंज करता है। तो ये जो एक्सचेंज होता है वो दो फॉर्म में होता है, वो या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है और या फिर वर्क के फॉर्म में हो सकता है। तो उसी में हम लोग हीट को पढ़ेंगे। ताप के अंतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय को दी गई ऊर्जा की मात्रा ऊष्मा कहलाती है। जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे होगा, हीट का ट्रांसफर हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक सिस्टम लिया है, सिस्टम में गैस फिल है। अब सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और इसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो जब T2 यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा सिस्टम के टेम्परेचर से, तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम को मिलने लगेगी, और जब भी सिस्टम को हीट मिलेगी तो हम हीट के साइन को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो इसका जो सिंपल लॉजिक है वो यही है कि जब भी सिस्टम को हीट मिलेगी, चाहे वो जैसे भी उसको हीट मिले, तो उसकी जो Q की वैल्यू होगी उसको हमेशा हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था सिस्टम के टेम्परेचर से, तो हीट जो है वो ट्रांसफर होने लगी सराउंडिंग टू सिस्टम, और Q की वैल्यू को हमने प्लस लिखा। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो अब क्या होगा, जो सिस्टम की हीट है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होने लगेगी। अब सिस्टम में से हीट जा रही है बाहर, तो Q का साइन क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये साइन कन्वेंशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी यूज होता है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से यहीं पर इसको समझ लीजिए। जब भी सिस्टम को हीट मिलेगी तो साइन पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो साइन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट मोड जो है एनर्जी ट्रांसफर का वो है कार्य यानी कि वर्क, और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य क्या है, वैसे तो कार्य जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर जब फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में उस पॉइंट का जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम कार्य कहते थे। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में कार्य क्या है, दाब की उपस्थिति में आयतन में होने वाले परिवर्तन के कारण ऊर्जा
एक्सचेंज होती है, तभी ही, यदि आयतन में परिवर्तन होगा तभी ही जो ऊर्जा का एक्सचेंज होगा, तभी हम कहेंगे कि सिस्टम पर कार्य हुआ है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर हमने एक गैस से भरा हुआ सिस्टम लिया हुआ है, पिस्टन इसमें लगा है, तो पिस्टन भी प्रेशर लगा रहा है और इसके अंदर जो सिस्टम है, जो गैस फिल है, उसका भी अपना कुछ प्रेशर होगा। जब पिस्टन का प्रेशर ज्यादा होगा तब क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा और नीचे आने पर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब है कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। और यदि पिस्टन पे जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं लग रहा है, उस केस में क्या होगा, जो ये सिस्टम है वो भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा पिस्टन पर, तब ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। उस कंडीशन में भी ये जो गैस है इसका प्रसार होगा, गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी, और गैस के एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, फिर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और फिर आयतन में परिवर्तन होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस केस में भी यहाँ पर वर्क हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी गैस पर लगा दाब P वायुमंडल है, दाब वर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे देखिए, और गैस का आयतन V1 लीटर है। गैस का आयतन परिवर्तित होकर V2 लीटर हो जाता है। तो गैस के आयतन में परिवर्तन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, गैस द्वारा किया गया कार्य, इसे कैलकुलेट करने के लिए W इज इक्वल टू होगा P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में अंतर। तो ये W इज इक्वल टू फाइनली हमें मिलेगा P इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर भी साइन को हमें देखना है कि कब हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और कब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य मतलब कि पिस्टन पर दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं और पिस्टन नीचे आ रहा है, उस कंडीशन पर सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। और जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस का क्या होगा, संकुचन होगा। तो उस कंडीशन में वर्क को हमेशा हम पॉजिटिव लिखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत ही यूजफुल रहेगा। निकाय द्वारा जब कार्य किया जाता है तब W इज इक्वल टू, W की जो वैल्यू होती है वो हम नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो पिस्टन पर लगेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस का प्रसार होगा, तो जो W की वैल्यू होगी उसको हम हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे। तो संकुचन होगा तो W विल बी पॉजिटिव और प्रसार होगा तो W विल बी नेगेटिव। कार्य की यूनिट लीटर वायुमंडल होती है। कार्य को हम लोग थोड़ा फॉर्मूले से, इसमें जो अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को पढ़ा है, इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूले से समझने की कोशिश करेंगे। दाब आयतन कार्य या फिर पीवी कार्य, गैस का प्रसार होने पर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक गैस से भरा सिलेंडर लिया है, पिस्टन उसमें लगा हुआ है, तो गैस का प्रसार हो रहा है। इनिशियल कंडीशन में हमारा सिस्टम ऐसे था, पिस्टन उसी जगह पर है। फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है कि गैस का प्रसार हुआ, यानी कि जो हमारा पिस्टन था वो ऊपर चला गया है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, पहले जो इनिशियल कंडीशन में आयतन V1 था, फाइनल कंडीशन में आयतन V2 था। तो यहाँ पर देखिए दोनों पिक्चर्स में V2 जो है वो ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि आयतन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि V2 का मान ज्यादा होगा आयतन बढ़ने के कारण। और जब इस डेल्टा V की वैल्यू को, इस पॉजिटिव वैल्यू को या फिर इस धनात्मक वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें जो ओवरऑल कार्य की वैल्यू मिलेगी वो होगी ऋणात्मक, यानी कि हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, तंत्र जो है वो परिवेश पर कार्य करेगा, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पर वर्क करेगा और पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा। जो दूसरी कंडीशन है वो है गैस का संकुचन होने पर। गैस का संकुचन होगा तो क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ये हमारा सिस्टम है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, पहले 4 लीटर था आयतन और अब घट करके 2 लीटर हो गया आयतन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी इनिशियल कंडीशन यानी कि जो हमारा V1 था वो ज्यादा है और जो V2 था वो कम है फाइनल कंडीशन में, तो डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी, चूंकि हमारा V1 ज्यादा है तो डेल्टा V की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी और इस नेगेटिव वैल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में रख करके कार्य की वैल्यू को निकालेंगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवेश तंत्र पर कार्य करेगा, यानी कि जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पर वर्क करेगी। तभी तो देखिए ये पिस्टन जो है ये वर्क कर रहा है, ये यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाने के कारण गैस का संकुचन यहाँ पर हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम लोग ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो यही बताता है कि ऊर्जा को, मतलब पूरे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। दूसरी डेफिनेशन है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है एक विलगित निकाय की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। तो इसमें से कोई भी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, Q जो है वो भी पॉजिटिव है और W जो है वो भी पॉजिटिव है। मतलब कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए Q को भी पॉजिटिव लेंगे और W को भी पॉजिटिव लेंगे इस फॉर्मूले में। तो Q और W पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, जैसे मानिए ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के चारों तरफ का ये जो एरिया है ये सराउंडिंग है, तो Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो सिस्टम को दी जा रही है। और वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सराउंडिंग है वो भी सिस्टम पर वर्क कर रहा है। इसके कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के। यदि निकाय पर किया गया कार्य शून्य है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले में रख करके देखेंगे, W इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो हमें इंटरनल एनर्जी जो मिलेगी, डेल्टा U जो हमें मिलेगा वो ऊष्मा के बराबर होगा, यानी कि जो ऊष्मा सिस्टम को दी जा रही है उसी के बराबर उसकी आंतरिक ऊर्जा होगी। यदि निकाय द्वारा किया गया कार्य अवशोषित ऊष्मा के बराबर है, Q इज इक्वल टू माइनस W अगर है, तो डेल्टा U, इसको जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो जो हमें डेल्टा U मिलेगा वो 0 होगा, यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, मीन्स कि कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा आंतरिक ऊर्जा में। यदि निकाय का प्रसार हो रहा है तब W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा। इसको जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, और जब Q की वैल्यू को निकालेंगे तो होगा डेल्टा U इज इक्वल टू P डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यदि निकाय का आयतन
स्थिर है तब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है। यदि निकाय का आयतन स्थिर होगा तो डेल्टा V क्या होगा, आयतन में जो परिवर्तन है वो 0 होगा। तो जो Q हमें मिलेगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपके लिए अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर ही आधारित हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक निकाय 400 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसको ध्यान में रख कर के ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। एवं अपने परिवेश पर 150 जूल के समतुल्य कार्य करता है। परिवेश पर कार्य हो रहा है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करिए। तो यहाँ अवशोषित को ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर परिवेश पर कार्य किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, एक गैस वायुमंडल दाब के विरुद्ध आयतन, एक गैस का आयतन वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध 5 लीटर से 10 लीटर तक चेंज होता है। इस प्रक्रम में निकाय परिवेश से 400 जूल ऊष्मा को अवशोषित करता है। निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करिए। अब आयतन को देखिए, 5 लीटर से 10 लीटर हो रहा है, यानी कि आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और निकाय जो है वो परिवेश से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो इसमें आपको निकाय की आंतरिक ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और जितने भी टर्म्स हमने आपको इसमें बताए हैं उन सभी टर्म्स को अपनी बुक से भी खूब अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड जो लॉ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।